हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। कहने में तो आसान है ना, मगर आज के आधुनिक परिवेश में इसका अनुसरण करना उतना ही कठिन होता जा रहा है। जी हाँ, आज प्रत्येक मनुष्य अपने एकाकी जीवन में इतना संलग्न हो चुका है कि स्वास्थ्य को कहीं न कहीं वह भूला जा रहा है। और पुरातन काल में कहा गया था इसलिए कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरे सर्व साधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की कामना, ये सारी कामना जो है हमारे शरीर से ही संभव हो सकती है। नमस्कार, मैं अर्थ पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हम अपने प्रत्येक एपिसोड में ऐसे ही महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को उजागर करते हैं जिन्होंने समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले राहुल कुमार पांडे जी उपस्थित हैं, जिन्होंने न जाने कितने नवयुवकों को एक नई प्रेरणा दी है। नमस्कार राहुल जी, हम आपका यहाँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी इस जर्नी को हमारे श्रोतागणों तक आप पहुंचाएं। नमस्कार, जैसा कि अर्घ जी ने बताया, मेरा परिचय, मेरा नाम राहुल पांडे है। मैं गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड हूँ। साथ ही साथ प्रज्ञा योग संस्थान से भी मैंने योग की शिक्षा ली है। मैं विगत 15 वर्षों से अपनी सेवाएं बनारस में तथा मुंबई में दे रहा हूं। और मेरी जर्नी लगभग 2008 से स्टार्ट हुई। 2008 से लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। खुद सबसे पहले अपने ऊपर मैंने काम किया, अपने स्वास्थ्य पे काम किया। उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन के लिए मैं जो है मुंबई गया, वहाँ से सर्टिफाइड हुआ। वहाँ सर्टिफाइड होने के बाद लगभग 7 वर्षों तक मैं लगातार वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया, जिसमें मैंने बहुत से एक्टर्स को ट्रेन किया, बहुत से डेली शो कलाकारों को मैंने ट्रेन किया। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं बनारस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे कि आज स्वास्थ्य को केंद्र मान के अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन का कितना बड़ा योगदान है? जी, पूरा अनुशासन का ही काम है, ये डिसिप्लिन का ही काम है। जो डिसिप्लिन रहेगा वही एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेगा। बिना डिसिप्लिन के आप एक अच्छा शरीर और एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि मित्रों आप जान सकते हैं कि अनुशासन ही एकमात्र वो साधन है जिससे अपने स्वास्थ्य रूपी धन को सशक्त कर सकते हैं। आज के नव युवक जो जिम ट्रेनिंग को बहुत बड़ा साधन मानते हैं अपने स्वास्थ्य को बिल्ड करने का, अपने जो है मसल बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा मतलब उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? जो मध्यवर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार वाले लोग हैं वो ऐसा क्या करें कि अपने शरीर को अच्छे से बिल्ड कर सकें? सबसे पहली चीज की जो लोग ये सोचते हैं कि जिम जाने से शरीर बनेगा या एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, तो उनको मैं बता दूं कि एक अच्छा स्वास्थ्य जिम में नहीं बल्कि आपके अपने किचन में बनता है। क्योंकि आप जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा आप स्वास्थ्य और शरीर अपना बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो अपने खाने पे और अपने किचन पे फोकस करना चाहिए, ना कि जिम पे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि 80% आपका जो है डाइट मैटर करता है, 20% आपका केवल वर्कआउट मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपने डाइट पे फोकस करना चाहिए, ना कि वर्कआउट पे। आज के परिवेश में मैं देख रहा हूं सर कि आज जो नव युवक है, यूथ है, वो कहीं न कहीं जिम के साथ साथ प्रोटीन का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके स्वास्थ्य में भी हानि पहुंच रही है। तो प्रोटीन कंजम्पशन का क्या होना चाहिए और किसको प्रोटीन यूज करना चाहिए? नहीं, प्रोटीन कंजम्पशन तो होना चाहिए। प्रोटीन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। बशर्ते अभी जो मार्केट में जो जितनी पायरेसी और जितने नकली प्रोडक्ट फैले हुए हैं उसी का दुष्प्रभाव है। बाकी अगर आप अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही तो मेन हमारे मसल्स का फ्यूल है। प्रोटीन से ही हमारा मसल डेवलप होता है, तो प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए। बशर्ते डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटीन, किस ब्रांड का प्रोटीन लेते हैं। अब गलती वहाँ पर लोगों की क्या है कि लोग प्रोटीन में अपना पैसा बचाते हैं, तो गलती वहीं पे है। आप एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन खाइए, वो बिल्कुल सेफ होता है। और प्रोटीन जरूर खाइए, हर किसी को, हर एज ग्रुप को खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन का मेजरमेंट होता है। जिस बॉडी वेट के हिसाब से आप हैं, आप अपने बॉडी वेट को देखिए, आप किस बॉडी टाइप में है आप उस बॉडी टाइप को देखिए, उसके हिसाब से आप अपने प्रोटीन के इंटेक को रखिए। प्रोटीन का एक मेजरमेंट होता है, पहले उस मेजरमेंट को आप जानिए। आप जिसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं आप उससे समझिए, आप अपने ट्रेनर से समझिए कि कितना प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा सर, आज के दौर में
एक सामान्य व्यक्ति भी जो खुद शरीर बना चुका है वो बिना क्वालिफिकेशन की ट्रेनिंग दे रहा है, इसका क्या दुष्परिणाम समाज को देखना पड़ रहा है? नहीं, इसका तो दुष्परिणाम तो है ही, क्योंकि यहाँ पे अनुभव मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपकी एजुकेशन मैटर करती है। ये पूरा एक साइंस है। अगर आप साइंस को जानते हैं, साइंस को समझते हैं, तो ही आप किसी को ट्रेन कर सकते हैं, तो ही आप किसी को प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। बाकी मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं कि तमाम ट्रेनर भरे पड़े हैं, जिसके दुष्प्रभाव लोग महसूस कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी भी तरीके के खाने पीने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। ना उनको ये पता है कि किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, कितने सेट करने चाहिए। ना उनको ये पता है कि कैसे एक डाइट को प्लान करना चाहिए, कैसे एक क्लाइंट को हैंडल करना चाहिए। उनको ये भी नहीं पता है कि जो 3 बॉडी टाइप होती है, इंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, उनको ये भी नहीं पता कि किस बॉडी टाइप में है। जिस बॉडी टाइप का होता है उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ जितने भी जिम चल रहे हैं, चाहे वो बनारस हो, मुंबई हो, किसी भी शहर में हो, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जिम को ये करना चाहिए कि ऐसे जितने भी ट्रेनर हैं जो सर्टिफाइड नहीं है उनको बैन कर देना चाहिए, उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि एक फिटनेस ट्रेनर ही नवयुवकों को एक अच्छा प्रेरणा दे सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है, तो क्या एक फिटनेस ट्रेनर ही किसी की डाइट को डिजाइन कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सर्टिफाइड है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी तो समाज में डाइटिशियन का क्या रोल है तब? नहीं, एक जनरल फिटनेस ट्रेनर जो है, जब वो सर्टिफिकेशन करता है तो उसको एक सामान्य डाइट प्लान भी पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने अभी सर्टिफिकेशन किया है, तो मुझे वर्कआउट के साथ साथ मुझे ये भी पढ़ाया गया है कि कैसे वर्कआउट के पहले क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए। या एक ऐसा क्लाइंट जो डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप एलिजिबल हैं कि आप उसको एक डाइट प्लान, अच्छा डाइट प्लान दे सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति, एक मध्यम और निम्न मध्यम परिवार का व्यक्ति डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता, सर तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक नवयुवक की इच्छा हो, उसका शौक हो कि मैं अपने शरीर को बिल्ड करूं, मगर वो जिम और फिटनेस ट्रेनर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तब वो क्या करे? नहीं, उसके लिए उसको आजकल तो सोशल मीडिया पे तमाम मैसेज चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने शरीर को बनाना, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा हेल्थ पाना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जाइए। सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी बातों को एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब लोग जानें, लोग एजुकेट हों, उस चीज़ को समझें, लोगों तक सही चीज़ पहुँचे। तो आप उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अच्छा शरीर बनाना, अच्छा स्वास्थ्य पाना, तो आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप महंगा ट्रेनर, महंगा डाइटिशियन करें तो ही आप अच्छा शरीर बना सकते हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही निचले तबके से आते हैं, फिर भी वो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा लेके चल रहे हैं। ये सर ने भी अपने जीवन में मध्यम वर्गीय परिवार से आप भी बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने भी इच्छा थी, वो शौक था, तो आज आपने जो एक अच्छे शरीर को डेवलप किया और समाज को भी डेवलप करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि आज के परिवेश में, जैसा पहले कहा जाता था कि इस खुले वातावरण में आप व्यायाम करिए, शुद्ध आहार को ग्रहण करिए, आज लोग जो है कहा जाए तो आहार भी शुद्ध नहीं है और कहीं ना कहीं आपका एसी में और उतनी लाउड म्यूजिक में इसको कर रहे हैं, तो उसका क्या दुष्परिणाम समाज को देखना पड़ रहा है? इसके कोई वैसे दुष्परिणाम तो नहीं है। व्यायाम करने के लिए अच्छी मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप लाउड म्यूजिक सुन के और एसी में वर्कआउट करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। आपको जिस परिवेश में अच्छा लगे आप उस परिवेश में वर्कआउट कीजिए। समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, समय के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि साइंस का अगर माने तो देखा जाए तो लाउड म्यूजिक कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को डैमेज करता है, उसके हार्ट बीट्स को इंक्रीज करता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक समस्या का विषय बन सकता है कि आप लाउड म्यूजिक में इतने हार्ड एसी के, इतनी कूलिंग टेम्परेचर में आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या का विषय तो नहीं? ये कोई समस्या का विषय नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, जैसे पुरानी जो भ्रांतियाँ रही हैं, लोगों के दिमाग में ये रहता था कि हम अपने शरीर से जितना ज़्यादा पसीना निकालेंगे, जितना ज़्यादा स्वेटिंग कराएंगे, मेरा शरीर उतना अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। सबसे मेन बात है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो 86% हमारा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन कंजम्पशन होना, ये 86% प्रभावशाली होता है। 14% में यूरिनेशन और स्वेटिंग होता है। यानी जो लोग एक्सेसिव स्वेटिंग कराते हैं अपनी बॉडी से,
और ये सोचते हैं कि इससे हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। उनको ये बता दें कि इससे उनकी बॉडी रिस्पांस ना दे करके उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो इसके लिए शायद इसके लिए जिम में एसी का प्रावधान बना है, शायद बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिम में एसी का प्रावधान बना है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में वर्कआउट करने से, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कराने से हम एक बेहतर शरीर प्राप्त कर सकते हैं। लोग ट्रेडमिल का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने कार्डियो एक्सरसाइज करने में, तो उसका सर कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है कि घुटनों में दर्द आना, कमर में जो है, लंबर में, आपके वर्टेब्रा में और थोरासिक वर्टेब्रा में जो है स्टिफनेस आना, और साथ साथ में सडन हार्ट अटैक के केसेस कई सारे बने हैं। तो सर इसका क्या भ्रांति, इसको भी आप उजागर करें हमारे चैनल पे। सर ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं तो चाहता भी था कि ये प्रश्न मेरे सामने आए। सबसे पहली चीज कि पहले कार्डियो शब्द का मतलब समझना चाहिए। कार्डियो मतलब हमारा एक मसल्स है जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। स्पेशली उस मसल्स के लिए ये वर्कआउट है। कार्डियो की एक लिमिट है। अगर आप चाहते हैं कि अपना, पहले तो दो चीज़ें समझना, एक वेट लॉस, एक फैट लॉस। कुछ लोग वेट लॉस कैटेगरी में होते हैं, कुछ लोग फैट लॉस कैटेगरी में होते हैं। कुछ लोग वेट लॉस में सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करते हैं, उनको मसल से कोई मतलब नहीं, उनका बस वेट लॉस होना चाहिए। तो कार्डियो करते हैं। कार्डियो एक्सेसिव होने की वजह से आपके कार्डियक मसल्स पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि कार्डियो सिर्फ एक छोटी मसल्स के लिए वर्कआउट है। आप कार्डियो से ये मत समझिए कि सब कुछ आप गेन कर सकते हैं, या आप एक पूरा वजन घटा सकते हैं। वजन के साथ साथ आपका मसल्स भी जाता है। तो एक्सेसिव कार्डियो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, एक्सेसिव कार्डियो से हमारा स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर जगह के फैट नहीं हट सकते हैं, और सिर्फ कार्डियो से हमारा फैट नहीं हट सकता। आपको दोनों चीज़ें रखनी होगी। इसमें दो पॉइंट मेन है, ये सबको समझना चाहिए कि कार्डियो आपके बॉडी को 8 घंटे तक मेटाबोलाइज रखता है, और वेट ट्रेनिंग आपकी बॉडी को 48 आवर्स तक आपको मेटाबोलाइज रखता है। यानी जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है वो कार्डियो से 8 घंटे चलता है और वेट ट्रेनिंग से 48 घंटे तक चलता है। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कार्डियो अच्छा है कि वेट ट्रेनिंग। तो एज ए ट्रेनर मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि वेट ट्रेनिंग सबसे बेस्ट होता है। पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए आपको वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों का प्रयोग करना चाहिए। आज के परिवेश हम देखते हैं कि नए नए जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। क्या इसकी बॉडी पर कोई नकारात्मक असर होता है? ये तो पूरा ही नकारात्मक असर है इसका। देखिए, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। आपको अगर उस स्टेज तक जाना है तो आपको स्टेरॉइड यूज़ करना पड़ेगा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है। लेकिन एक आम आदमी को, एक सामान्य से परिवार के लड़के को, या एक सामान्य जिनका उद्देश्य सिर्फ स्वस्थ रहना और अच्छा दिखना है, अगर वैसे लोग स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो पूरी तरह से गलत है। स्टेरॉइड पूरी तरह से, आप सबसे पहली चीज़ तो स्टेरॉइड आपके बॉडी से कभी निकलता नहीं है। उसके एक तो नहीं, मतलब इतने साइड इफेक्ट है जो मैं आपको यहाँ पे गिनवा नहीं सकता। तो एक आम आदमी के लिए स्टेरॉइड नहीं है, वो प्रोफेशनल एथलीट के लिए है, जिनको उस लेवल पे जाना है। उस लेवल पे जाने के लिए आप कभी उस एथलीट से पूछिए, वो बताएगा कि कितनी परेशानियों, कितनी तकलीफों से वो गुजरता है, और भविष्य के लिए स्टेरॉइड अच्छा नहीं है। अगर स्टेरॉइड सबके लिए हार्मफुल है तो उसके बाद भी ये बॉडी बिल्डर्स क्यों उसको प्रमोट करते हैं, और उसका दुष्परिणाम को जानते हुए भी जो है लोगों को ये कहते हैं कि अगर आप स्टेरॉइड का यूज करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। तो इसका क्या कारण है? नहीं, इसके तो जिम्मेदार आप खुद हैं। आप इच्छा जाहिर करते हैं तो वो प्रमोट करते हैं, आप इच्छा जाहिर मत करिए, वो नहीं प्रमोट करेंगे। आप चाहते हैं कि कम समय में शरीर बना लें तो आप जाइए उनके पास, तो वही प्रमोट करेंगे। वो तो उसी चीज़ को बताएंगे जिससे उन्होंने अपने आप को बनाया है। तो इसमें गलती आपकी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एजुकेट बनिए। एक सामान्य आदमी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप किसी जिम में जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानिए, सीखिए, समझिए और अवेयर होकर काम करिए। जैसा हम लोग सुनने को मिलता है कि आप 2 महीना प्रोटीन लगातार खाएं, लेकिन उसके बाद आप छोड़ते ही आपकी बॉडी अपने आप जो है अपने मतलब डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगती है। इसका क्या कारण है सर? लोग कहते हैं कि ये मत खाओ, इससे अच्छा तुम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करो, तो उससे तुम्हारी बॉडी लंबे समय तक टिकी रहेगी, और प्रोटीन पाउडर से तुम्हारी बॉडी जो है बहुत कम समय तक इसका जो असर रहेगा। नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से तो मैं भी यही प्रमोट करता हूँ कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ कि प्रोटीन भी नेचुरल सोर्स से ही बनता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रोटीन दूध से ही बनता है।
दूध से जब हम लोग पनीर बनाते हैं तो उसका जो बचा हुआ जो पानी है, जिसको अमूमन लोग फेंक देते हैं, उसी से प्रोटीन तैयार किया जाता है। तो इसलिए वो भी नेचुरल सब्सटेंस है। और ये भी एक भ्रांति है कि आप 2 महीना खाइए फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, तो उसके बाद फिर आप और डिक्रीज हो जाएंगे, आपका मसल कम हो जाएगा। तो हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आज आप 2 रोटी खा रहे हैं, कल आधी रोटी पे आ जाएंगे तो आप सामान्य सी बात है कि आपकी बॉडी जहाँ 2 रोटी मांगती है वहाँ पे आप आधी रोटी देंगे तो कम होनी ही होनी है। और क्या ये संभव है कि आज आप जो है 1 किलो मसल मास अपना गेन कर रहे हैं तो अब फिर वो उसी पे स्टेबल रहेगा अगर आप उसको फ्यूल न दें? तो सीधी सी बात है, मसल का मेन फ्यूल प्रोटीन है। तो आज आप 2 महीना प्रोटीन खाए और 6 महीना ना खाए तो फिर वो फ्यूल कहाँ से पाएगा? उसको तो अपना फ्यूल चाहिए ही चाहिए ना। तो अगर आप प्रोटीन लेके चल रहे हैं तो जरूरी नहीं, आप एक ऐसा सोर्स खोजिए जिसको आप कंटिन्यू चला सके। जरूरी नहीं कि आप प्रोटीन पाउडर डब्बे वाला ही खा के आप बॉडी बनाइए, आप नेचुरल सोर्स से भी अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। एक सामान्य आदमी फिटनेस के लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज कर सकता है? मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर सकता। मैंने बोला ना कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, सस्ते के पीछे मत भागिए, एक अच्छे ब्रांड को चुनिए, एक ऑथेंटिक ब्रांड को चुनिए और देखिए कि कौन सा ब्रांड आपके लिए अच्छा है, कहाँ तक आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो जितना सस्ता होगा वो उतना घटिया होगा। कैसे कोई कंपनी आपको सस्ता दे देगा, कोई कंपनी महंगा दे रहा है, कोई कंपनी सस्ता दे रहा है। तो आप ये देखिए कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, उसके प्रोफाइल को पढ़िए, उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पढ़ के तब आप उसको परचेज कीजिए। मिनिमम कितने इकोनॉमिक रेंज की प्रोटीन हम लोग परचेज कर सकते हैं? ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपका मतलब अच्छे प्रोटीन का लेवल कितने इकोनॉमिक रेंज तक जाता है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि मैं किसी प्रोटीन ब्रांड को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ या प्रमोट नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ों को नहीं बता सकता। जैसा कि सर हमने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, जानी, आपके बारे में समझा, तो हमें मालूम चला कि आपने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स को भी ट्रेन किया है। जी जी। तो मैं चाहूंगा आपने किसको किसको ट्रेन किया है, आप उसके बारे में बताएं कि उनका कैसा रहा उनका ये कार्यकाल। स्टार्टिंग तो मैंने डेली सोप के एक्टर से किया है, जिसमें आमिर सलीम खान है, विकास तिवारी हैं, अथर्व नाहर हैं। एक मेरा क्लाइंट है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, अंशुमान पुष्कर, जिन्होंने 12 फेल की, अभी मालिक उनकी फिल्म आई और उनकी कई सारी वेब सीरीज आई। ऐसे मैंने कई सारे एक्टर्स को ट्रेन किया हुआ है, जिनसे मेरे अच्छे संबंध भी हैं, आज भी हैं मेरे अच्छे संबंध। अगर जिम कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो उसे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उसकी एक ओवरऑल फिटनेस बनी रहे? घर पे बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे सामान्य अगर किसी को वेट लॉस करना है, पतला रहना, फिट रहना है मेरे हिसाब से, और उसके पास समय कम है, उसके पास साधन कम है, तो मेरे हिसाब से उसको पर डे 10,000 कदम चलना चाहिए। 10,000 स्टेप्स को हर दिन फॉलो करना चाहिए। उससे उसकी लगभग 400 कैलोरी बर्न होगी। 400 कैलोरी बर्न होगी तो, और बाकी जो अपना कैलोरी है वो अपने डाइट से कम कर ले तो अच्छा फिट रहेगा। वो हमारे श्रोतागणों को संदेश दें जिससे वो अपने जीवन में एक लंबे कार्यकाल तक फिट रह सकें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एजुकेट बनिए, चीज़ों को जानिए, परखिए, समझिए। समाज के ऐसे लोगों से बचिए जो एजुकेट नहीं हैं, जो चीज़ों को नहीं जानते हैं, फिर भी आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप तो बुद्धिजीवी हैं, आपके पास समझ है, बुद्धि है, तो सबसे पहले जानिए कि वो कितना जानता है, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानिए, अगर किसी चीज़ में आप उतर रहे हैं तो सबसे पहले आप नॉलेज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अलाउ कीजिए उसको। जैसा कि मित्रों आप सर को सुन सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हम लोग कवर किए कि शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं, अपनी डाइट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश समाज के लिए ये है कि आप एक जागरूक भारत, एक सशक्त भारत के जागरूक नागरिक हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन ये है कि आप स्वयं को कितना ज्यादा जागरूक बना सकते हैं। आप अपने डाइट प्लान को खुद चेक करिए, खुद अपने फिटनेस ट्रेनर की जांच परख करिए। इसी के साथ मैं आपके पॉडकास्ट को यहीं समापन की ओर ले जाता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।